हेलो एवरीवन। तो आज एक्सप्लेन करेंगे मूनफॉल मूवी की स्टोरी। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 है और इसमें दिखाया गया है कि अगर मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए तो इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ सकता है। तो इसकी शुरुआत में 3 एस्ट्रोनॉट फॉलर, हार्पर और एलन जनवरी 2011 में सैटेलाइट रिपेयर मिशन पर जाते हैं। जब हार्पर और एलन उसको ठीक करते रहते हैं तभी एलन देखता है कि उनकी तरफ कोई अजीब सी बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। उस चीज़ की वजह से स्पेसशिप में भी लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है और वो चीज़ उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से एलन हार्पर से दूर हो जाता है। जब वो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तभी उनका स्पेसशिप घूमने लगता है, जिस वजह से हार्पर का हाथ छूट जाता है और वो स्पेसशिप के ऊपर जाके गिरता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो एलन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। वो अपने दोस्त को खो चुका था। इन सब की वजह से फॉलर भी अंदर बेहोश हो गई थी और हार्पर उसे नहीं खोना चाहता था। हार्पर देखता है कि वो चीज़ मून की तरफ से आई थी और वो उसी के अंदर चली गई थी। इस हादसे को हुए काफ़ी टाइम हो गया था। हार्पर का बेटा सन्नी एक वीडियो को बार बार देखता है जिसमें उस हादसे के बारे में बताया गया था। जब हार्पर और फॉलर से स्पेस में हुए हादसे के बारे में पूछताछ हुई थी तो हार्पर ने उन्हें बताया था कि उनसे कोई रहस्यमयी चीज़ टकराई थी। ऐसी चीज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उनके कमांडर फॉलर को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। लेकिन साइंटिस्ट हार्पर की बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये हादसा एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ होगा। ये वीडियो देखकर सन्नी बहुत उदास होता है। वो अपने डैड को भी बहुत मिस करता है। उसकी मॉम अपने घर को खाली करके जा रही थी। वो सन्नी से कहती है कि वे उसकी नानी के घर जा रही हैं, लेकिन सन्नी को वहाँ जाने का मन नहीं होता। अब कहानी बढ़ती है 10 साल आगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में केसी वहाँ के डायरेक्टर के ऑफिस में जाके उनके कंप्यूटर से एक टेलीस्कोप साइट पर लॉगिन करता है। वो वहाँ के साइंटिस्ट से कहता है कि वो मेन ऑर्बिट को ट्रैक कर रहा था और वो उनसे दूसरी मेल आईडी पर डार्क स्कैन मंगाता है। जब केसी अपने काम पर जाकर अपनी मेल को चेक करता है वो उसमें ऑर्बिटल डिस्टेंस देखता है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत नासा में फ़ोन करके वहाँ के डायरेक्टर से बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और वो उसकी बात वहाँ के डायरेक्टर से नहीं कराती। इधर आधी रात को फॉलर के पास नासा से फ़ोन आता है और उसे आधी रात को ही वहाँ से जाना पड़ता है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम जिम्मी होता है और वो मिशेल से उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। जब फॉलर जॉनसन स्पेस सेंटर पहुंचती है तो वे सभी साइंटिस्ट उसको बताते हैं कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है, मतलब उसकी ऑर्बिट का रेडियस कम होने लगा था। पहले तो फॉलर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी दूसरा साइंटिस्ट बताता है कि उन्हें मून पर कुछ अजीब सी चीज़ देखने को मिली है, जैसे उसमें से गैस निकल रही हो। उधर केसी फॉलर से भी बात कराने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वो एक न्यूज़पेपर में देखता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और इस अवसर पर हार्पर एक स्पीच देने जाएगा। केसी अपनी सारी रिसर्च लेकर उसी जगह चला जाता है जहाँ पे हार्पर स्पीच देने वाला था। बच्चे उसे देखकर बोलते हैं कि आप किसी भी एंगल से एस्ट्रोनॉट नहीं लगते और आपको देखकर ये भी नहीं लगता कि आप हमें स्पेस के बारे में कुछ सिखा पाएंगे। उधर जब हार्पर उठता है तो उसका लैंडलॉर्ड नॉक करता रहता है क्योंकि उसने 3 महीने से किराया नहीं दिया था। वो याद करता है कि आज तो उसको स्पीच देना जाना था। वो जल्दी से तैयार होकर दूसरे रास्ते से निकल जाता है। केसी सभी बच्चों से कहता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और वो अंदर से बिल्कुल खोखला है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी हार्पर वहाँ पहुँच जाता है। केसी उसे बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी खोज की है और वो चाहता है कि इस बारे में हार्पर नासा वालों को बताए कि मून अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल गया है, लेकिन वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसका भी नासा से कोई कांटेक्ट नहीं होता। केसी की बातें सुनकर हार्पर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए केसी रिसर्च के पेपर्स को वहीं फेंक देता है ताकि हार्पर उन्हें देख सके। लेकिन उसे तो केसी बस एक पागल इंसान लगता है जो बच्चों को झूठी कहानी बता रहा था। वहाँ से जाने के बाद हार्पर की वाइफ ब्रेंडा उसको फ़ोन करती है।
वो अब अपने दूसरे पति के साथ में रह रही थी। उसके कहने पर जब हार्पर न्यूज़ देखता है तो उसमें दिखाते हैं कि उसके बेटे सन्नी और उसके दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वे उन्हें चकमा देकर बहुत तेज़ कार चला रहे थे। जब उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है तो ब्रैन हार्पर भी वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र होती है। पुलिस को उसकी कार से ड्रग्स भी मिले थे। तभी बीच में हार्पर बोल जाता है कि वो ड्रग्स उसके नहीं थे बल्कि उसके दोस्त के थे, लेकिन जज उसकी बात को नहीं सुनते और अगले हफ्ते तक इस केस की सुनवाई को टाल देते हैं। तब तक सन्नी जेल में ही रहेगा। हार्पर टॉम के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि उसी ने न्यू कार गिफ्ट की थी और ब्रेंडा ने उसको नया अपार्टमेंट भी दिया था। सन्नी को लेकर हार्पर और टॉम दोनों में बहस हो जाती है और सन्नी उन दोनों में से किसी से भी बात नहीं करता था। केसी अपनी मॉम के लिए रोज़मेरी के फ्लावर लेकर जाता है, क्योंकि उसकी मॉम को भूलने की बीमारी होती है। केसी ने पढ़ा था कि रोज़मेरी खुशबू से याददाश्त की बीमारी ठीक हो जाती है। उसकी माँ का जिस जगह इलाज हो रहा था वहाँ उसने सबको बता रखा था कि उसका बेटा नासा में काम करता है और वो बहुत जीनियस भी है। लेकिन केसी को लगता है कि जो उसने खोज की है उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारी रिसर्च पर कोई यकीन नहीं कर रहा तो उन्हें मजबूर करो अपने ऊपर यकीन दिलाने के लिए। तभी उसकी माँ भूल जाती है कि केसी उसका बेटा है। जॉनसन स्पेस सेंटर में वहाँ का डायरेक्टर सभी से मून के ऑर्बिट से बाहर आने की वजह पूछता है, लेकिन वे अभी तक ये पता नहीं लगा पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अगर मून ऐसे ही अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलता रहा तो वो 3 हफ्ते के अंदर पृथ्वी के पास पहुंच के उसे तबाह कर देगा। और इन हालातों में वे मून के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि मून से गिरने वाले बहुत बड़े बड़े पत्थर उनके स्पेसशिप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉलर कहती है कि उन्हें ये सब जानने के लिए एक बार तो मून पर जाना ही पड़ेगा और उसने इसके लिए बात भी कर ली है। शायद कल तक उन्हें एक STC-62 स्पेसशिप मिल जाएगा जो उन्हें मून पर ले आ सकता है। वहाँ का डायरेक्टर उन सब से कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन केसी ने तो पहले ही ये बात बाहर फैला दी थी कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया है और ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी। ये न्यूज़ देखकर फॉलर का एक्स हस्बैंड डॉग उसे फ़ोन करता है। वो डिफेंस में होता है। डॉग उसे जिम्मे के बारे में पूछता है। फॉलर कहती है कि अगर तुम उसे मिलने आते तो ये बात तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उधर हार्पर जज को रिश्वत देने की बात करता है ताकि वो अपने बेटे को निकाल सके, लेकिन जज उसकी नहीं सुनता और उसको जल्दी में जाना होता है। जब से ये बात बाहर आई है तब से शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और सभी लोग अपनी फैमिली को लेकर बाहर जा रहे थे। तभी हार्पर भी टीवी में यही न्यूज़ देखता है। ब्रेंडा भी ट्रैफिक में फंस गई थी, क्योंकि वो भी अपने बेटे के पास जा रही थी। समुद्र की ऊंची लहरें बढ़ती ही जा रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सभी लोगों को ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। टॉम अपनी दोनों बेटियों को सामान पैक करने के लिए कहता है ताकि वे कोलोराडो जा सके और वो ब्रेंडा को भी वहीं पर आने के लिए कहता है और सन्नी को लाने के लिए भी उसने अपने दोस्त को बोल दिया था। उधर नासा ने एक एस्ट्रोनॉट की टीम को मून मिशन पर भेज दिया था। जब हार्पर न्यूज़ में देखता है तो उसमें दिखाते हैं कि मून एक ऑर्बिटल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है और इस स्ट्रक्चर का साइज एक आर्टिफिशियल प्लेनेट के जितना हो सकता है। ये देखकर उसे केसी की बात याद आती है, क्योंकि वो भी बच्चों को ये सब बता रहा था। इसके बाद हार्पर वहीं जाता है जहाँ पे वो स्पीच देने गया था। वो केसी के उन पेपर्स को सभी जगह देखता है। वे पेपर्स उसे डस्टबिन में मिलते हैं। उस पर केसी की वेबसाइट लिखी हुई थी। जब हार्पर उसकी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसने सभी के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ रखा था, क्योंकि वो एक मीटिंग करने वाला होता है इस आने वाली समस्या के ऊपर। हार्पर भी उसी जगह पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। केसी उससे कहता है कि वो कई सालों से इसके जैसे मेगा स्ट्रक्चर की तलाश के लिए कई प्लैनेट्स को स्टडी किया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मून भी एक मेगा स्ट्रक्चर निकलेगा। ऐसे ग्रह के कोर के ऊपर एक सख्त सेल होती है जो एक स्टार की तरह होती है और वहीं से उस ग्रह को ऊर्जा मिलती है। उसे लगता है कि ज़रूर उनके मून के अंदर के स्टार को कुछ हुआ है, तभी वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल गया है। उधर जब मून पर स्पेसशिप पहुंच जाता है तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा होल दिखता है और वे उसके अंदर एक प्रोब डालते हैं, ये देखने के लिए कि वो होल कितनी गहराई तक है। प्रोब 25 किलोमीटर तक जाने के बाद अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाता है।
ये देखकर साइंटिस्ट कुछ भी समझ नहीं पाते कि प्रोब अपने आप ऊपर कैसे आ रहा है। तभी उस हॉल में से एक बहुत बड़ी चीज़ बाहर निकलती है जो एक मशीन की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर अपना दिमाग भी होता है। इसलिए वो मशीन स्ट्रक्चर उन तीनों एस्ट्रोनॉट को मार देता है। ये सब देखकर फॉलर को लगता है कि ये मशीन स्ट्रक्चर पहले से ही जान गया था कि वे लोग वहाँ पे आए हैं और वे सब अभी इस मशीन स्ट्रक्चर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं होते। वहाँ का डायरेक्टर इस प्रॉब्लम से भाग के खुद एक सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि अब वे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फॉलर हार मानने वाली नहीं होती। डायरेक्टर उससे कहता है कि अब वो ये जॉब छोड़ रहा है और अब से तुम ही यहाँ की डायरेक्टर हो। वो उसे हॉल्डन फील्ड के पास भेजता है, क्योंकि वो जानता था कि इन सब के बारे में नासा को पहले से मालूम था। तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया और जब हार्पर से इंक्वायरी हुई थी तब उसने भी इसी चीज़ के बारे में बताया था, लेकिन तब उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था। इसके बाद वो हॉल्डन फील्ड के पास जाती है। वो उससे कहता है कि ये सब नासा पहले से जानता था। जब उनका अपोलो का मिशन मून पर गया था तब उन्होंने पहली बार ये रोशनी देखी थी और उन्होंने इसे वहीं बंद कर दिया था। ये बात नासा ने सबसे छुपाई थी और अब इतनी देर हो चुकी है कि इस प्रॉब्लम से कैसे भी करके नहीं निकल सकते। उधर मिलिट्री टीम फॉलर से बात करती है इन सब हालात से निकलने के लिए, लेकिन मिलिट्री उससे कहती है कि ये प्रॉब्लम अब उनके अंडर है, तो वे फ्लोवर को इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। शहर में समुद्र का पानी इतनी तेज़ रफ्तार से आना शुरू हो जाता है कि सारी बिल्डिंग, घर, सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। जिस होटल में हार्पर और केसी होते हैं वहाँ भी पानी भर जाता है और वे दोनों ऊपर के एक रूम में चले जाते हैं। अगले दिन एक टीम नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हार्पर को लेने पहुँच जाती है और उसके साथ केसी भी जाता है। उन्हें वहाँ पर फॉलर मिलने आती है, क्योंकि उसी ने हार्पर को बुलाया था। फॉलर उसको बताती है कि ये सब नासा पहले से जानता था और उनकी एक गलत फैसले की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे उस मशीन स्ट्रक्चर की वीडियो भी दिखाती है। उसे देखकर कहीं समझ जाता है कि ये स्ट्रक्चर मून की पावर कोर के साथ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मून अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है। क्योंकि वो मशीन स्ट्रक्चर उनकी पावर को जानता है और वो ये समझ जाता है कि मून पर कोई आया है, इसलिए वो उसने हार्पर को हेल्प करने के लिए बुलाया था, क्योंकि एक वही एस्ट्रोनॉट होता है जो बिना लैंडिंग के स्पेसशिप को मून तक लेकर जा सकता है। हार्पर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो अपने बेटे को सही सलामत लाने के लिए कहता है। जिस टेक्नोलॉजी को इस मशीन स्ट्रक्चर को रोकने के लिए बनाया गया था उसे मिलिट्री ने बंद कर दिया था, लेकिन अब सवाल पूरी दुनिया को बचाने का था। इसलिए डॉग फॉलर के पास उस टेक्नोलॉजी में बनाए गए एक बॉम्ब को उनके पास भेजता है। हार्पर पूरा प्लान बनाता है कि उन्हें कैसे उस मशीन स्ट्रक्चर को बाहर निकालना है और उसके ऊपर अटैक करना है। तभी एक टीम सन्नी को लेकर वहां पहुंच जाती है। जब वो देखता है कि उसके फादर बॉम्ब लेकर मून पर जाएंगे तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हार्पर के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें दुनिया को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर जिम्मी और मिशेल भी पहुँच जाते हैं। डॉग फॉलर से कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेकर क्लोरिडा पहुँच जाना और ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तभी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आता है, जिस वजह से स्पेसशिप का एक इंजन खराब हो जाता है और वे उसे लेकर अब मून पे नहीं जा पाएंगे। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वे सब फ्लाइट में बैठकर निकल जाते हैं। तभी फॉलर मून की डायरेक्शन को देखती है। वो हार्पर से कहती है कि अगर 2 इंजन के साथ वे स्पेसशिप को अभी लेकर निकल गए तो वो सीधा मून की डायरेक्शन में होगा और उसकी एनर्जी से उनका तीसरा इंजन बूस्ट हो जाएगा। अब इस मिशन पर हार्पर, फॉलर और केसी जाएंगे, क्योंकि उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने का तरीका सिर्फ केसी को याद था और जो सोल्जर उस डिवाइस को एक्टिवेट करने वाले थे वे पहले ही चले गए थे। केसी ने सारी कैलकुलेशन कर रखी थी कि कैसे क्या करना है और उसका भी एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना होता है जो अब पूरा हो जाएगा। सन्नी, जिम्मी और मेसल को एक गाड़ी से लेकर वहां से निकल जाता है। तभी ग्रेविटी की एक बहुत बड़ी लहर आना शुरू हो जाती है और उन तीनों को इमरजेंसी में लॉन्चिंग करना पड़ता है और वे सेफली उस ग्रेविटी की लहर से बाहर निकल जाते हैं। जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो हार्पर और फॉलर फ्यूल वॉल्व की हेल्प से एक चीज में फ्यूल भरते हैं। तभी वे मून को देखते हैं जो उनकी तरफ ही आ रहा था। पृथ्वी पर एक आदमी सन्नी गाड़ी को रोक लेता है और वो आदमी अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें गाड़ी से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उस आदमी की गाड़ी खराब हो गई थी। वे आदमी उन तीनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं।
स्पेस में वे दोनों स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। वे उसकी सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। उनके पास सिर्फ 43 सेकंड होते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। जैसे ही वे मून की तरफ बढ़ते हैं, उसमें से जो मलबा टूटकर निकल रहा था, वो मलबा उनके स्पेसशिप के ऊपर कई बार टकराता है। जिस जगह सन्नी और पहुंचते हैं वहां पर और भी लोग फंसे हुए थे। तभी मून पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है जिससे वहां की ग्रेविटी बिल्कुल ही कम हो जाती है और वहां का सामान हवा में उड़ने लगता है। किसी तरह वे तीनों एक लकड़ी घर में चले जाते हैं। ऊपर उनका स्पेसशिप उसी जगह पहुंच जाता है जहां पे मून में बहुत बड़ा होल बना हुआ था और वो मशीन स्ट्रक्चर भी उसी के अंदर से निकलता है। हार्पर उस जगह लैंडिंग करने के लिए जाता है। जिस लैंडिंग शिप में बॉम्ब था वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस अपने स्पेसशिप में आ जाता है। जब हार्पर बॉम्ब को एक्टिवेट करता है तभी मून में से मशीन स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। क्योंकि उनके पास फ़ोन और बॉम्ब एक्टिवेट करने की डिवाइस होती है, उनकी पावर को एनालाइज करके वो स्ट्रक्चर उनके स्पेसशिप को ही निगलने वाला होता है। तभी हार्पर उन दोनों डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो स्ट्रक्चर वापस मून के अंदर चला जाता है। पोलर हार्पर से कहती है कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मिलिट्री वाले पूरे मून को न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे, क्योंकि वे सिर्फ आज के बारे में सोच रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि फ्यूचर में क्या होगा। हार्पर कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पृथ्वी पर सन्नी दोनों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी हालात और ख़राब होने वाले थे, इसलिए उन्हें वहां से तुरंत निकलना पड़ता है। ऊपर हार्पर अपने स्पेसशिप को लेकर मून के होल में ही चला जाता है, क्योंकि अब वो मशीन स्ट्रक्चर मून से बाहर नहीं आने वाली थी। जब वे उसके अंदर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है, जो उनकी उम्मीद से काफ़ी बड़ा होता है। पृथ्वी पर सन्नी और उसके स्टेप फादर ऑक्सीजन लेने जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर वे सब अभी थे वहाँ की ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली थी। तभी वे आदमी भी वहीं पहुँच जाते हैं जिन्होंने सन्नी की गाड़ी से छीन ली थी। लेकिन सन्नी के फादर ने उसको इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए गन दी थी। वो उस गन को उनमें से एक आदमी के ऊपर लगाता है और वे सिलेंडर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वे बदमाश भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मून के अंदर जब वे बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं, फॉलर फिर से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है और उसके एक्टिवेट होते ही वही मशीन उनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, हार्पर स्पेसशिप को बहुत तेज उड़ाता है और वे उस मेगा स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो मशीन उस स्ट्रक्चर उसी के अंदर रह जाती है, क्योंकि बाहर से मेगा स्ट्रक्चर बंद हो गया था और उनके स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। पृथ्वी पर मिलिट्री न्यूक्लियर बम गिराने के लिए तैयार हो जाती है। सन्नी अपनी गाड़ी बहुत तेज चलाता है। तभी पहाड़ी के बीच में दरार पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन सन्नी उसे पार कर ही लेता है और जो बदमाश उसका पीछा कर रहे थे वे उस दरार में ही गिर जाते हैं। जिम्मी फ़ोन पर अपने डैड से कहता है कि मम्मी उनके साथ नहीं है, वो स्पेस में गई हैं। डॉग उनसे कहता है कि वे जल्दी ही न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं, इसलिए वे किसी सेफ जगह पर चले जाएं। वे सभी अपने ऑक्सीजन मास्क पहनकर वहां से निकल जाते हैं। मून के अंदर उनकी स्पेसशिप पूरी ख़राब हो चुकी थी। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि हार्पर उसके अंदर नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेस होती है। केसी का मानना होता है कि ये स्पेसशिप जरूर एलियन से बनाई होगी। तभी एक गेट खुलता है और वे दोनों उसी के अंदर जाते हैं और बाहर से वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। केसी को लग रहा था कि ज़रूर ये कोई जाल है उन्हें फंसाने के लिए। अब हार्पर को दिखाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी रोशनी पड़ती है और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने बेटे को देखता है जब वो बहुत छोटा था। एक पल उसे लगा कि वो उसका बेटा है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो उसका बेटा नहीं है। हार्पर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो हार्पर से कहता है कि उसे आपके दिमाग के जरिए बनाया गया है और उसे उन्हीं लोगों ने बनाया था जिसने हार्पर को बनाया था। वो उन्हें बताता है कि एक वक्त था जब इस गैलेक्सी से दूर आपके पूर्वजों के पास सब कुछ था। वे लोग इतने आगे थे कि उन्होंने अपने प्लैनेट्स के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी अपने घर बना लिए थे। उन्होंने ये दुनिया सुख शांति से रहने के लिए बनाई थी। इस दुनिया को सेंट्रल सिस्टम चलाता है, जिसे आज की दुनिया एआई के नाम से जानती है। अचानक एक दिन उनके द्वारा बनाया गया एआई उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। उनके सामने जो भी आया उन्होंने सब कुछ ख़त्म करना शुरू कर दिया था।
फिर हार्पर को सन्नी का बड़े वाला रूप दिखता है। वो उसे बताता है कि वो उनके मून का ऑर्बिटिक सिस्टम है। जो ऑब्जेक्ट उनके ऊपर हमला कर रहे हैं वे उन्हीं के ऊपर हमला करते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक लाइट होती है। वो सिस्टम हार्पर से कहता है कि आपको उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कोर से दूर ले जाना होगा ताकि मून अपने ऑर्बिट में वापस आ जाए। तभी वे दोनों भी वहीं पहुंच जाते हैं। हार्पर उनसे कहता है कि मून को बचाना ही होगा, अगर उन्होंने मून को नहीं बचाया तो पृथ्वी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब वे अपने स्पेसशिप को देखते हैं तो वो भी ठीक हो गया था क्योंकि वहाँ का एआई सिस्टम उनकी हेल्प कर रहा था। जब हार्पर उस मशीन स्ट्रक्चर को अपने पीछे लेकर आता है तो वहाँ का मेगा स्ट्रक्चर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पृथ्वी पर टॉम की बेटी का ऑक्सीजन मास्क खराब हो जाता है, इसलिए वो उसको अपना मास्क देता है, लेकिन टॉम ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाता है। जब उसकी बेटी ब्रेंडा के पास पहुंचती है तो वे देखते हैं कि टॉम उसके साथ में नहीं है, और जब सन्नी अपना मास्क हटाता है तो वो देखता है कि ऑक्सीजन वापस आ गई है। जब वो टॉम को देखने जाता है तभी बहुत सारा मलबा गिरता है। फिर मिशेल भी उसको देखने जाती है। मिलिट्री बेस में जब न्यूक्लियर बम एक्टिवेट करना होता है तो डॉग अपनी चाबी नहीं लगाता क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी वाइफ उन सबको बचा लेगी। तभी वे देखते हैं कि मून पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया था, जिस वजह से उसका मलबा चारों तरफ गिरना शुरू हो गया था। चारों तरफ तबाही का ही मंजर होता है। उधर हार्पर स्पेसशिप को लेकर उसी हॉल में पहुंच जाता है जिस हॉल से वे अंदर गए थे। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को अब स्पेसशिप लेकर यहाँ से निकलना होगा, और वो एएमपी बॉम्ब को लेकर बाहर जाएगा ताकि उसकी ऑर्गेनिक लाइट से वो स्ट्रक्चर उसके पीछे आए और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट कर दे। हार्पर केसी से कहता है कि जब भी वो स्ट्रक्चर उसे दिखाई दे तो तुरंत बता देना। तभी केसी खुद उस स्पेसशिप से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो सबको साबित करना चाहता था कि ना तो वो पागल है और ना ही निकम्मा इंसान है। केसी उससे कहता है कि तुम पूरी दुनिया को बचा रहे हो और जिंदा रह के तुम्हें मून के बारे में सबको बताना है। वो मशीन स्ट्रक्चर भी उनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। जैसे ही लैंडिंग शिप उस स्ट्रक्चर के अंदर जाती है, केसी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और वो पूरा मशीन स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट की वजह से काफ़ी सारा मलबा पृथ्वी के ऊपर गिरता है और फाइनली मून पृथ्वी से दूर होना शुरू हो जाता है। फॉलर भी सही सलामत पृथ्वी पर लैंड कर लेती है। फिर वे दोनों अपने बच्चों के पास जाते हैं। मून के अंदर दिखाते हैं कि जैसे हार्पर एक अलग दुनिया में पहुंच गया था, वैसे ही केसी भी अलग दुनिया में पहुंच जाता है। उसे वहां पे अपनी मॉम और बिल्ली दिखते हैं क्योंकि वो उन्हीं दोनों से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ उससे कहती है कि अब तुम भी मून का एक हिस्सा हो, और केसी काफ़ी खुश होता है ये जानकर कि उसने पृथ्वी को बचा ही लिया था। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू।